सेमिनार प्रेजेंटेशन का सिलसिला इसमें इसी के गाड़ी है। तो मैंने सोचा कि जनरल क्लब में हमारी एक्टिविटी है पीडीएस की, तो उस पर कुछ बातें हो जाए ताकि सेमिनार प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा और जनरल क्लब शुरू करेंगे तो उसमें उस सिलसिले में कुछ सहूलत भी हो जाएगी। तो जनरल क्लब क्या है, इसने सुना पहले जनरल क्लब का नाम? तो जनरल क्लब बेसिकली एक एजुकेशनल मीटिंग है, जैसे हम लोग सब बैठे हैं सेमिनार करते हैं, इस तरह जनरल एक एजुकेशनल मीटिंग होती है। फर्क ये है कि जनरल क्लब में हम एक किसी जनरल का आर्टिकल लेकर उस पर डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन से कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स में हम बयान करेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो जर्नल्स में न्यू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स में पब्लिश हो रही है वो हम तक पहुँचे, वो डिसिमिनेट की जाए। दूसरे ये कि जो मेडिकल लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, जो भी आर्टिकल हमने लिया है, तो उसको हम क्रिटिकली एसेस करें, उसका एक तनकीदी मुताला करें। देखिए एक होता है कि सरसरी तौर पर पढ़ लेना और एक ये होता है कि तनकीदी तौर पर उसे देखें कि क्या बातें लॉजिकली साइंटिफिकली करेक्ट हैं, क्या बातें उसमें सही समझ में नहीं आ रही। और तीसरी बहुत अहम चीज़ होती है कि टू encourage the application of research in clinical practice। जाहिर है जो भी रिसर्च की बातें होती हैं और पूरा रिसर्च जो होता है उसका मकसद ये होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में उससे हेल्प ली जाए। और रिसर्च और प्रैक्टिस में एक तरह से ये जनरल क्लब और ये एजुकेशनल मीटिंग्स एक ब्रिज का काम करती हैं। चूँकि जनरल और आर्टिकल की बात हुई और मेरा अनुमान ये है कि अक्सर पीजीज को ये नहीं मालूम होगा कि जनरल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये बता दूं कि कल ही एक थर्ड ईयर की पीजी एक क्लिनिकल ब्रांच की, उसने मुझसे पूछा कि सर ये आर्टिकल और जनरल में क्या फ़र्क होता है, तो ये मालूम होना चाहिए। तो आर्टिकल जनरल ये होता है जो जिस तरह आपने मैगजीन देखा होगा, बहुत सारे मैगजीन होते हैं उसमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो जब आर्टिकल साइंटिफिकली लिखे जाते हैं और सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं और साइंटिफिकली उनको लिखा जाता है, आपका हवाला है और उसका मकसद साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई रिसर्च पेश करनी है, तो उससे उस अंदाज के लिखे हुए आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं वो जर्नल्स में पब्लिश होते हैं और उन साइंटिफिक जर्नल्स को हम लोग पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जर्नल बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं, हर जर्नल में कई आर्टिकल्स होते हैं। एक जर्नल जैसे हमारे यहाँ से मेडिकल ज्ञान करता है और भी मेडिकल करता है, तो इस तरह के बहुत सारे जर्नल्स मुख्तलिफ जगहों से पब्लिश होते हैं। अब उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल्स का एक फॉर्मेट होता है, आर्टिकल्स किस तरह लिखा जाना चाहिए और जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका फॉर्मेट क्या आमतौर से होता है। तो उसमें ये स्लाइड में वो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि पहले आप जब लिखना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं, ओपनिंग होती है उसकी, फिर हम ये बयान करते हैं कि इस आर्टिकल को लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कौन सा नॉलेज गैप था, कौन सा खला था जिसे इस आर्टिकल में पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और फिर उस नॉलेज गैप को पूरा करने के लिए आपने क्या कोशिशें की हैं, क्या आपने एक्शन प्लान किया है, वो एक्शन भी बयान करते हैं कि हमने फला किताबें रिफर की हैं और उसमें फला चीज़ें खासतौर से देखी हैं और फला जो है वो अंदाज से हमने लोगों को उस रिसर्च में इंक्लूड किया है और उस पर स्टडी की। तो ये सारा एक्शन प्लान होता है और उसके बाद उसका जो नतीजा निकलता है और उससे जो उस मसले का सोल्यूशन निकलता है, रिजोल्यूशन। तो इसी चीज़ को, ये जो पूरा फॉर्मेट है, इसी को जब हम आर्टिकल में देखते हैं तो उसमें पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, उसमें शुरुआत की बात होती है, क्यों ये इसमें हम ऐसे क्यों बयान कर रहे हैं, नॉलेज गैप क्या है, ये सारी बातें बयान करते हैं। मटेरियल्स एंड मेथड दरअसल एक्शन प्लान होता है कि हम किस तरह से इस स्टडी को हमने किया है और क्या हमारा मकसद है। रिजल्ट जो है वो सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो हमने उस स्टडी में और उस मेहनत में हमने हासिल किए, तो सारे रिजल्ट्स को एज इट इज एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है। डिस्कशन जो होता है उन रिजल्ट्स पर जो हमने हकीकी तौर पर हासिल हुए हैं, उन रिजल्ट्स पर हम अपने उनका तजिया करते हैं कि ये नतीजा हमें क्यों हासिल हुआ और इस नतीजे से हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और इससे क्या नई राहें हमारे सामने आ रही हैं। कंक्लूजन जो है लास्ट में बिल्कुल खुलासा होता है पूरा आर्टिकल का।
अब ये बात मैंने बयान कर दी, एक जर्नल आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में। अब जर्नल कलर जो होता है तो उसकी क्या स्टेप्स हैं वो उसकी शॉर्ट में 4 अहम स्टेप्स में बयान किया है। सबसे पहला काम होता है आर्टिकल का सिलेक्शन। जनरल क्लब में जाहिर है कि हमने जैसे इसकी तारीफ बयान की कि एक आर्टिकल को हम सिलेक्ट करते हैं, उस पर डिस्कशन होता है और इसकी हिस्ट्री जो बयान की जाती है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, पुरानी यूनान की हिस्ट्री तो अलग है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बयान की जाती है कि लंदन के हॉस्पिटल में कुछ सर्जन, मशहूर सर्जन थे, तो उनकी आदत थी कि जो जर्नल्स में नए आर्टिकल पब्लिश होते थे, उन आर्टिकल्स को वो हॉस्पिटल के बराबर में बेकरी थी, वहाँ पर बैठ के वो नाश्ता वास्ता करते थे, तो अपने साथियों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ बैठ जाते थे और उस जर्नल को पढ़ा करते थे। उसका मतलब ये था क्या नई इंफॉर्मेशन आई है, क्या साइंटिफिक कम्युनिटी में नई बातें आई हैं, उसे हम मालूम करें और उसे अप्लाई करें। तो ये जो उनका काम था, आर्टिकल को उन्होंने सिलेक्ट किया और उस पर डिस्कशन करना है, बस वही बाद में मॉडिफाइड होकर के जनरल कलर की शक्ल में तब्दील हो गया। तो उसमें 4 अहम स्टेप हैं। पहले आर्टिकल को सिलेक्ट किया जाए और चूंकि हमारा पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से ताल्लुक है, तो हम जब भी जनरल कलर करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल को तलाश करेंगे, जो अच्छा आर्टिकल हो जिससे हमें कुछ सीखने मिले। और दूसरा काम भी होगा सभी लोगों के लिए कि उसको अच्छी तरह से पढ़ें, तनकीदी मुताला करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें कि उसमें जो बातें लिखी हैं वो हमारे पास जो पहले की इंफॉर्मेशन है उससे कितनी मिलती है, कौन सी बातें नहीं हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही, वो सारी बातें सेकंड स्टेप में होंगी। और जिसको जनरल का प्रेजेंट करना होगा वो भी पढ़ेगा और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आमतौर से होता यह है कि जो प्रेजेंटर होता है वो आर्टिकल को सब में सेपरेट कर देता है और सभी लोग उसे पढ़ लेते हैं। तीसरी चीज होती है आर्टिकल, इसका प्रेजेंटर का काम ये होता है कि उस आर्टिकल की समरी, जो अहम पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, उसको समरी बना करके पेश करें। इसी तरह जब मीटिंग्स होंगी, जनरल होंगे, तो एक प्रेजेंटर उसको उसकी समरी, उस आर्टिकल की समरी पेश करेगा। वो किस तरह पेश करेगा आगे बयान होगा। समरी बयान करने के बाद, प्रेजेंट करने के बाद, ये सारे जो लोग मौजूद होंगे, हमारे टीचर्स भी होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे और पीजीज भी होंगे, तो सभी लोगों का काम ये है कि उस पर एक डिस्कशन करें, जिसके जहन में जो सवाल उससे मुताबिक पैदा हुआ है वो सवाल करें और जिसे कोई सजेशन देना है और असातिज़ा की तरफ से जवाब उसका हो सकता होगा वो दिया जाएगा। अब इसमें रोल ऑफ प्रेजेंटर जो होता है उसका क्या काम होता है। प्रेजेंटर का सबसे पहला काम ये होता है कि एक सूटेबल आर्टिकल जो है वो अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ रिसर्च उसको सिलेक्ट करना। एक सूटेबल आर्टिकल सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ कि एक हमने आर्टिकल ये लिखा कि जो पपाया लीव्स है उनसे प्लेटलेट कौन पड़ता है, हमने एक आर्टिकल देखा, वो आर्टिकल अच्छा लगा तो हमने चूज कर लिया। ये चूजिंग सूटेबल आर्टिकल को चूज करना, ये आमतौर से स्टूडेंट जो है वो असातिज़ा से मशवरा करके और उनकी निगरानी में काम कर सकते हैं। दूसरा काम ये होता है कि जो आर्टिकल चूज किया गया है उसकी कॉपी करके जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस मीटिंग में, उसकी कॉपीज बना करके और उन सभी लोगों को कॉपीज दें और उसमें मेंशन कर दें। आमतौर से ये प्रैक्टिस होती है कि उस फर्स्ट पेज में जनरल क्लब किस दिन होगा, उसका टाइम क्या होगा, वो मेंशन कर दें उसी के ऊपर डेट के साथ, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको याद रहे कि ये पेपर कब हमारे सामने डिस्कस होने वाला है। तीसरी चीज ये होती है कि आमतौर से जनरल क्लब के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, इसलिए वीकेंड्स में रखने की बजाय वीक के शुरुआत के दिनों में रखना बेहतर होता है, ताकि सभी लोग अटेंटिवली उसे अटेंड करें। फिर प्रेजेंटर का काम ये है कि वो उस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन को समराइज करे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और समरी के साथ साथ उसकी मेथोडोलॉजी को वो क्रिटिकली अप्लाई करे, उसका तनकीदी एनालिसिस प्रेजेंट करे, जो कुछ कर सकता है। उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं और ये एकदम एक्सपर्टाइज चाहिए इसके लिए। धीरे धीरे जो है वो लोग इसको कर लेते हैं, ये लर्निंग इसके लिए। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस आर्टिकल से कौन सी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस हमें समझ में आ रही है और
उसमें क्या लिमिटेशंस हैं उस आर्टिकल में, क्या और होना चाहिए ताकि वो आर्टिकल और बेहतर हो जाता, या फिर उसमें क्या चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही जो हमें मिलनी चाहिए थी, और उसका क्या टेक्निकल रोल है, हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आर्टिकल का नाम दिया था कि मोबाइल यूज़ का प्लेटलेट काउंट के बढ़ाने में रोल है, लेकिन उस आर्टिकल में जो मेंशन है, लेकिन ये मेंशन नहीं कि कितना है, कितना बढ़ाता है, थोड़ा बहुत बढ़ाता है, 10,000 5,000 बढ़ाता है, या 40,000 का काउंट बढ़ा देता है, वो कुछ क्लियर नहीं है। तो ये सारे लिमिटेशन में बयान होंगे। और इसके साथ प्रेजेंटर का जो है वो एक रोल ये भी होता है, उसे ध्यान में रखना चाहिए कि जो पॉसिबली क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, वो उसके लिए भी तैयार रहे, अगरचे वो सवालात आर्टिकल से मुताबिक हैं, प्रेजेंटर से मुताबिक नहीं है, लेकिन उसके लिए वो तैयारी करके आए। समरी किस तरह प्रेजेंट की जाए, तो समरी में टाइटल और ऑथर्स, जैसे मैंने पहले बताया उसका फॉर्मेट, शुरू में टाइटल और ऑथर्स होता है, उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, उसको प्रेजेंट करें। बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें ये बात खास प्रेजेंट करनी है कि स्टडी का क्या जस्टिफिकेशन क्या है, उसको एक लाइन में आप, एक दो लाइन में मेंशन करें क्यों स्टडी उन्होंने की है। जैसे एफआईआर न्यूज़ में उन्होंने क्यों लिया है, वाले जो ऑलरेडी हमारे पास दवाएं क्या नहीं थी या दवाओं की जरूरत थी, क्या रेशनल था उनका। इसी तरह क्या इस तरह की और स्टडीज पहले मौजूद हैं या उनमें कोई फर्क है, वो मेंशन करना चाहिए बैकग्राउंड में, उसका खुलासा आमतौर से प्रेजेंट किया जाता है। मेथड्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, अभी आप लोग सिनॉप्सिस बनाएंगे तो आप लोगों के सामने ये मसला आएगा कि हम क्या मेथड रखना है उस अपनी स्टडी को। हमने स्टडी तो सोच लिया है, सब लाइन में बहुत अच्छे से प्लान आएंगे, लेकिन सवाल पैदा होगा कि इसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से स्टडी की जाएगी। वो सारी चीज़ें लर्न की जाती हैं इसमें आर्टिकल्स के मेथडोलॉजी सेक्शन से। जब हम आर्टिकल्स के मेथड्स देखेंगे, मेथड्स के मेथड देखेंगे, तो उसमें हमें अंदाजा होगा कि किस तरीके से स्टडी प्लान की जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च में, इसलिए हमें मेथड वाले सेक्शन को खासतौर से देखना है कि उसे समराइज करना है कि किस तरीके से हमने काम किया है और क्यों ये मेथड अपनाया है। और ये भी हम आगे सोच सकते हैं, ये थोड़ा सा आगे की चीज़ है कि ये मेथोडोलॉजी जो इस जर्नल आर्टिकल में अपनाई गई है, क्या इसके अलावा कोई और मेथोडोलॉजी अपनाई जा सकती थी, या फिर नहीं से आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे आगे की चीज़ है, ये सोचा जा सकता है। फिर एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ पढ़ते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो दरअसल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स तो आ गए हमारे पास, डेटा आ गया, उस डेटा को हम देखें कि ये सिग्निफिकेंट है, उसे वाकई उससे कोई फर्क महसूस हो रहा है या बस हमें लग रहा है कि सिग्निफिकेंट है। तो एक इसका साइंटिफिक वे है, स्टैटिस्टिक्स से हम इसका अंदाजा लगाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ये सोचना चाहिए, जितना आप इस पर गौर करेंगे उतना आप सीखेंगे कि क्यों स्टैटिस्टिक्स, कौन सी स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया, अगर टी टेस्ट यूज़ किया, क्यों टी टेस्ट यूज़ किया, और इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के और जो सीनियर्स होते हैं उनसे हेल्प ली जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टैटिस्टिक्स में आप ये भी मेंशन करेंगे, अगर उस आर्टिकल में, उस रिसर्च में उसने 40 पेशेंट एनरोल किए थे, तो 40 पेशेंट एनरोल किए किस बिहाइंड पे, किस वजह से एनरोल किए। तो ये चीज़ भी समरी में प्रेजेंट करनी होती है कि सैंपल साइज क्यों उसने एस्टिमेट किया था या बस यूं ही उसने सैंपल साइज मेंशन कर दिया। इसमें कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो आप लोगों को अभी पूरा समझ में ना आए, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम जनरल करेंगे तो उसमें वो बातें धीरे धीरे वाज़ेह हो जाएंगी। रिजल्ट्स के सेक्शन में हमें मेंशन करना होता है क्या रिजल्ट उन्होंने शो किया है, और जिन आर्टिकल्स में मेथोडोलॉजी अच्छी नहीं होती उनके रिजल्ट्स में फ्लॉज होते हैं, उसका ख्याल रखना जरूरी होता है। और रिजल्ट में आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी मेंशन करें कि क्या चीज़ उन्होंने अच्छी में बयान की है, कौन सा डेटा उन्होंने अच्छा बयान किया है जो आप दूसरे लोग नहीं करते हैं, कौन सा डेटा उन्होंने नहीं मेंशन किया जो मेंशन करना चाहिए था, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, सारी बातें हमें खासकर जो आपने आर्टिकल देखे होंगे उसमें कुछ फिगर्स होती हैं, ग्राफ्स होती हैं, कुछ टेबल्स होते हैं, तो उन ग्राफ्स और टेबल्स को समझना, और वो बहुत ही की ग्राफ्स होती हैं, की टेबल्स होती हैं, उस रिजल्ट का खुलासा होती है।
तो उनको खास तौर से प्रेजेंट किया जाता है जनरल के समय में। फिर डिस्कशन का पार्ट मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत सारी बातें लिमिटेशन ऑफ स्टडी जैसे मैंने बताया कि मेंशन की जाती है, और ये मेंशन किया जाता है कि हमें देखना होता है कि क्या ऑथर्स ने करेक्टली उसे इंटरप्रेट किया है या नहीं कर पाए हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि फॉर एग्जांपल ये पपाया यूज का इफेक्ट उन्होंने देखा था प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में, लेकिन उन्होंने जो स्टडी पॉपुलेशन सिलेक्ट की वो नॉर्मल लोग थे, उसमें ऐसे लोग थे जिनको ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट नॉर्मल था, उसमें उन्होंने इंटरवेंशन किया, पपाया यूज को दिया और फिर बाद में देखा कि वो प्लेटलेट काउंट कुछ बढ़ गए। लेकिन ये जो स्टडी पॉपुलेशन उन्होंने सिलेक्ट की थी ये दरअसल नॉर्मल लोग थे, हमें जो वास्ता पड़ता है वो पेशेंट से पड़ता है। तो ये पूरी स्टडी यहाँ पर लिमिटेशन पैदा हो गया स्टडी पर कि इन्होंने स्टडी पॉपुलेशन ही सही है। तो इस तरह के पॉइंट्स भी डिस्कशन में आते हैं। और फिर ये अगर बहुत अच्छा आर्टिकल मिला है न्यूज़ में उन्होंने किया है, पेशेंट पे किया था और हमें लगा कि बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पपाया यूज का इस्तेमाल हम अपने वीडियो को करवाएंगे और प्लेटलेट काउंट्स का देखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस को चेंज किया जा सकता है ऐसे नहीं। फिर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंटर इसको पर्सनली वो ना करें कि ये सवाल डिस्कशन में आते हैं वो पर्सनली हमारे ऊपर नहीं है बल्कि ये आर्टिकल पर है। ठीक है, और कई बार ये होता है कि आर्टिकल बहुत अच्छा सोच के लिया जाता है, लेकिन उसमें जब डिस्कशन होते हैं तो बहुत सारी बातें उसमें ऐसी आ जाती हैं जो कि आर्टिकल को बहुत ही ख़राब और मतलब क्वालिटी से गिरा हुआ महसूस कराती है। तो ये बातें हो सकती हैं। फिर इसमें इस बात की भी कोशिश होती है, प्रेजेंटर की कोशिश होनी चाहिए कि जनरल क्लब से क्या रिसर्च स्किल जो है पैदा हो रही है। आमतौर से हमने खुद अपने डालते हुए जनरल क्लब सेटिंग की है, उसी से हमें ये अंदाजा हुआ कि आर्टिकल किसका लिखा जाता है। ये आर्टिकल लिखने का जो तरीका है वो समझ में ज़्यादा आता है जब जनरल क्लब हम बार करते हैं। तो इम्प्रूव हमारी रिसर्च स्किल भी इम्प्रूव होती है, राइटिंग भी, पेपर राइटिंग भी होती है। रिसर्च स्किल भी इसलिए इम्प्रूव होगी जब हम बात करेंगे बार बार इन्होंने मेथोडोलॉजी में ये बात मेंशन की है, ये अच्छी है, ये बात मेंशन नहीं की है, ये बुरी है। तो जब हम खुद रिसर्च प्लान करेंगे तो अच्छी बातों को ही अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, बुरी बातों से बचने की कोशिश करेंगे। और रिसर्च डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक आर्टिकल हमने पढ़ा और उसमें बहुत अच्छी बातें हमें मिली, लेकिन हमें लगा कि इसके आगे का भी काम होना चाहिए और इसके आगे के काम हम अपनी बेसिस के तौर पे कर सकते हैं। तो ये रिसर्च डायरेक्शन हमें मिल सकता है इससे, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको अप्लाई किया जा सकता है। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इन्होंने पपाया लीव्स की बात की है, तो हम क्या हमारे यूनानी लिटरेचर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाती है, हमारा जहन इस तरफ भी जाना चाहिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसमें इसका क्या कनेक्शन है, क्या पपाया लीव्स का डिस्क्रिप्शन यूनानी मेडिसिन में भी है, या फिर क्या इन्होंने जो बात की है तो उसमें कुछ असरात के ताल्लुक से भी हम सोच सकते हैं। तो ये सारी बातें एप्लीकेशंस में आती हैं। और फिर हम अपने ये आर्टिकल जो है क्लिनिकल पेपर था, लेकिन हमने इसमें ये सोचा कि प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है तो हम पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस बारे में हम क्या सोच सकते हैं, ये बातें नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें, एक रिसर्च आर्टिकल है, ऐसा होता है हर आर्टिकल की इसमें मुख्तलिफ बातें सीखने मिलती है जिसको हम एक प्रेजेंटेशन में समराइज नहीं कर सकते हैं ना, तो डिस्कशन में वो सारी बातें अच्छी तरह से आती हैं। तो प्रेजेंटर के अलावा जो पार्टिसिपेंट हैं उनका काम ये होता है कि उस आर्टिकल को बहुत ही क्रिटिकली पढ़ें, और जो उसमें न्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस एप्लीकेशन मिल रहा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उसे नोट कर लें, और ताकि वो डिस्कशन में प्रेजेंट करें। और फिर क्वेश्चंस भी नोट कर लें, जो टॉपिक डिस्कशन की हैं वो भी नोट कर लें। और रेगुलरली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि मतलब रेगुलर और पंक्चुअल तरीके से उसमें हम सारे पार्टिसिपेंट रहें, तो हमें सीखने को बहुत मिलता है, उसमें अच्छे डिस्कशन होते हैं। कई बार पार्टिसिपेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेजेंटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके बड़े अच्छे पॉइंट सामने आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इवेलुएट किया है, लेकिन मुमकिन है वो सारे पॉइंट्स प्रेजेंटर मेंशन कर दें, तो फिर उसको डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो वही बातें मेंशन करें जिसको डिस्कशन करने की जरूरत है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है जो बात हम करें वो ऐसा नहीं कि हमें अच्छी लग रही है तो हम डिस्कस करें, बल्कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और जो आइडियाज साइंटिफिकल
हैं वो हम मेंशन करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट जो है वो प्रेजेंटर नहीं होता बल्कि आर्टिकल होता है, इसलिए उसमें हम किसी को टारगेट करना नहीं हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि लर्निंग और एप्लीकेशन होती है। तो जनरल क्लास कैन बी स्टिमुलेटिंग एंड एंटरटेनिंग if article and presenter address the needs of participants. And successful clubs are generally those with a single leader and mandatory attendance. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये कुछ बातें बुक कलर के ताल्लुक से सर कह रहे थे, तो बुक कलर के ताल्लुक से भी मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए। आमतौर से बुक कलर दो तरह के हो सकते हैं, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन वाले और एक डिटेल डिस्कशन। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो हम कर सकते हैं वो आसानी से जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है पीजीज के लिए, वही है कि उसके कोई कई किताब फॉर एग्जांपल किताबुल मशीद किताब है, तो उसका टाइटल क्या है, उसके ऑथर्स कौन है, क्या कंटेंट उसमें है, इंपॉर्टेंट कंटेंट फीचर्स क्या है उसके, और कैसे ये हमारे लिए मुफीद हो सकती है किताब। ये चंद बातें अगर कोई प्रेजेंटर बुक क्लब में प्रेजेंट कर दे तो इससे कई किताबें ऐसी हैं जो जिनसे हम हमारा साथ नहीं पड़ता और हमारे सामने उनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ जाए। दूसरे होते हैं डिटेल डिस्कशन, उसमें बाकायदा किताबें सब लोग पढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स, उसकी मेथोडोलॉजी पे डिस्कशन होता है, उसके कंटेंट्स पे क्रिटिक्स होते हैं और कंपैरिजंस होते हैं कि इस तरह की और कौन सी किताबें लिखी गई हैं, उसमें क्या बातें अच्छी हैं, उसमें कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सारी बातें मेंशन होती हैं और फिर उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये डिटेल डिस्कशन में होता है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, लेकिन ब्रीफ इंफॉर्मेशन वाले जो बुक क्लब्स हैं वो डिस्कशन अभी भी आप लोग जरूर कीजिए, लेकिन सवाल आप ये बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन बहुत सी बातें नहीं है पीएस के लिए, तो वो सवाल आप मिल जाएंगे, डिस्कशन होगा तभी बातें क्लियर होंगी। सवाल है आपके पास?